कैलेंडर देखकर विशाल चौंक उठा। बोला, अरे मुझे तो याद ही नहीं था कि कल 20 फरवरी है। कल माँ का जन्मदिन है। कल हम लोग अपनी माँ का बर्थडे मनाएंगे। पल भर में ही उसने शोर मचा दिया। पुष्पा जी झेंप गईं कि क्या वे बच्ची हैं जो उनका जन्मदिन मनाया जाए। फिर इससे पहले कभी जन्मदिन मनाया भी तो नहीं था जो वे खुश होती। अगली सुबह भी और दिनों की तरह ही थी। कुमार साहब सुबह की सैर के लिए निकल गए। पुष्पा जी आंगन में आकर मेहरी और दूध वाले के इंतजार में टहलने लगीं। तभी विशाल की पत्नी डिम्पल ने पुकारा, माँ चाय। आज के भौतिकवादी युग में सुबह सवेरे कमरे में बहू चाय दे जाए, इससे बड़ा सुख और कौन सा होगा। पुष्पा जी बहू का मुस्कुराता चेहरा निहारती रह गईं। सुबह इत्मीनान से आंगन में बैठकर चाय पीना उनका एकमात्र शौक था। पहले स्वयं बनानी पड़ती थी, लेकिन जब से डिम्पल आई है बनी बनाई चाय मिल जाती है। अपने पति विशाल के माध्यम से उसने पुष्पा जी की पसंद नापसंद की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। बड़ी बहू अंजू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुबह कपिल और अंजू दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकलते हैं, इसलिए दोनों के लिए सुविधाएं जुटाना पुष्पा जी अपना कर्तव्य समझती थीं। छोटे बेटे विशाल ने एमबीए कर लिया तो पुष्पा जी को पूरी उम्मीद थी कि उसने भी कपिल की तरह अपने साथ पढ़ने वाली कोई लड़की पसंद कर ली होगी। इस जमाने का यही तो प्रचलन है। एक साथ पढ़ने या काम करने वाले युवक युवतियां प्रेम विवाह करके अपने माता पिता को मैच ढूंढने की जिम्मेदारी से खुद ही मुक्त कर देते हैं। लेकिन जब विशाल ने उन्हें वधू ढूंढ लाने के लिए कहा तो वे दंग रह गई थीं। कैसे कर पाएंगी यह सब। एक जमाना था जब मित्रगण या सगे संबंधी मध्यस्थ की भूमिका निभाकर रिश्ता तय करवा देते थे। योग्य लड़का और प्रतिष्ठित घराना देखकर रिश्तों की लाइन लग जाती थी। अब तो कोई बीच में पड़ना ही नहीं चाहता। समाचार पत्र या इंटरनेट पर फोटो के साथ बायोडाटा डाल दिया जाता है। आजकल के बच्चों की विचारधारा भी तो पुरानी पीढ़ी की सोच से सर्वथा भिन्न है। कपिल और अंजू को देखकर पुष्पा जी मन ही मन खुश रहती कि दोनों की सोच तो आपस में मिलती ही है। उन्हें भी पूरा पूरा मान सम्मान मिलता है। अखबार में विज्ञापन के साथ साथ इंटरनेट पर भी विशाल का बायोडाटा डाल दिया था। कई प्रस्ताव आए। पुष्पा जी की नज़र एक बायोडाटा को पढ़ते हुए उस पर ठहर गई। लड़की का जन्म स्थान उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा। शैक्षणिक योग्यता बीए थी। कॉलेज का नाम बालिका विद्यालय बिलासपुर देखकर वे चौंक उठी थीं। कई यादें जुड़ी हुई थीं उनकी इस कॉलेज से। वे स्वयं भी तो इसी कॉलेज की छात्रा रह चुकी थीं। उसी कॉलेज में जब वे सितार वादन का पुरस्कार पा रही थीं, तब समारोह के बाद कुमार जी ने उनसे उनका हाथ मांगा तो उनके माता पिता ने तुरंत हामी भर दी थी। स्वयं पुष्पा जी भी बेहद खुश थीं। ऐसे संगीत प्रेमी और कला पारखी कुमार साहब के साथ उनकी संगीत कला परवान चढ़ेगी, इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपनी ससुराल की चौखट पर कदम रखा था। हर क्षेत्र में अव्वल रहने वाली पुष्पा जी के लिए घर गृहस्थी की बागडोर संभालना सहज नहीं था। जब शादी के 4-5 माह बाद उन्होंने अपना सितार और तबला घर से मंगवाया था, तो कुमार जी के पापा देखते ही फट पड़े थे। यह तुम्हारे नाचने गाने की उम्र है क्या। उनकी निगाहें चुभ सी रही थीं। भय से पुष्पा जी का शरीर कांपने लगा था, लेकिन मामला ऐसा था कि वे अपनी बात रखने से खुद को रोक न सकी थीं। पापा, आपकी बातें सही हैं, लेकिन यह भी सच है कि संगीत मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। देखो बहू, इस खानदान की परंपरा और प्रतिष्ठा के समक्ष व्यक्तिगत रुचियों और इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। तुम्हें स्वयं को बदलना ही होगा। कहकर पापा चले गए थे। पुष्पा जी घंटों बैठी रही थीं। सूझ नहीं रहा था कि क्या करें क्या नहीं। शायद कुमार जी कुछ मदद करें। जब मन में यह ख्याल आया तो उन्हें कुछ तसल्ली हुई थी। उस दिन वे काफ़ी देर से घर लौटे थे। तनिक रूठी हुई भाव मुद्रा में पुष्पा जी ने कहा, जानते हैं आज क्या हुआ। हाँ, पापा बता रहे थे, तो उन्हें समझाइए ना। पुष्पा, यहाँ कहाँ सितार बजाओगी। बाबूजी न जाने क्या कहेंगे। जब कभी मेरा तबादला इस शहर से होगा तब मैं तुम्हें सितार खरीद दूंगा, तब खूब बजाना। कहकर कुमार जी तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। आखिर उनका तबादला भोपाल हो ही गया। कुमार जी को मनचाहा कार मिल गया।
जब घर पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया और एक पटरी पर चलने लगा, तो एक दिन पुष्पा जी ने दबी आवाज में सितार की बात छेड़ी। कुमार जी हंस दिए। अब तो तुम्हारे घर दूसरा ही सितार आने वाला है, पहले उसे पालो पोसो, उसका संगीत सुनो। कपिल गोद में आया तो पुष्पा जी उसके संगीत में लीन हो गईं। जब वह स्कूल जाने लगा, तब फिर सितार की याद आई उन्हें। पति से कहने की सोच ही रही थीं कि फिर उल्टियां होने लगीं। विशाल के गोद में आ जाने के बाद तो वे और भी ज्यादा व्यस्त हो गईं। दो दो बच्चों का काम, अवकाश के क्षण तो कभी मिलते ही नहीं थे। विशाल भी जब स्कूल जाने लगा तो थोड़ी राहत मिली। एक दिन रेडियो पर सितार वादन चल रहा था। पुष्पा जी तन्मय होकर सुन रही थीं। पति चाय पी रहे थे। बोले, अच्छा लगता है ना सितार वादन? हाँ, ऐसा बजा सकती हो? ऐसा कैसे बजा सकूंगी, अभ्यास ही नहीं है। अब तो थोड़ी फुर्सत मिलने लगी है, सितार ला दोगे तो अभ्यास शुरू कर दूंगी। पिछला सीखा हुआ फिर से याद आ जाएगा। अभी फालतू पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, मकान बनवाना है ना। मकान बनवाने में बरसों लग गए, तब तक बच्चे भी सयाने हो गए। उन्हें पढ़ाने लिखाने में अच्छा समय बीत जाता था। डिम्पल का बायोडाटा और फोटो सामने आ गया तो उसने फिर से उन्हें अपने अतीत की याद दिला दी थी। लड़की की माँ का नाम मीरा जाना पहचाना सा था। डिम्पल से मिलते ही उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी थी। सभी आश्चर्य में पड़ गए। विशाल जैसे होनहार एमबीए पास के लिए डिम्पल जैसी मात्र बीए पास लड़की। पुष्पा जी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। डिम्पल अच्छी बहू सिद्ध हुई। घर का कामकाज निपटा कर वह उनके साथ बैठकर कविता पाठ करती, साहित्य और संगीत से जुड़ी बारीकियों पर विचार विमर्श करती, तो पुष्पा जी को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते। आज भी पुष्पा जी रोज की तरह अपने काम में लग गईं। सभी तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए। किसी ने भी उनके जन्मदिन के विषय में कोई प्रसंग नहीं छेड़ा। पुष्पा जी के मन में आशंका जागी कि कहीं ये लोग उनका जन्मदिन मनाने की बात भूल तो नहीं गए। हो सकता है सबने यह बात हंसी मजाक में की हो और अब भूल गए हों। तभी तो किसी ने चर्चा तक नहीं की। शाम ढलने को थी। डिम्पल हाथ बटाने को पास ही खड़ी थी। दही बड़े, मटर पनीर, गाजर का हलवा और पूड़ी कचौड़ी बनाए गए। दाल छौंकने भर का काम उसने पुष्पा जी पर छोड़ दिया था। पूरी तैयारी हो गई। हाथ धोकर थोड़ा निश्चिंत हुई कि तभी कपिल और अंजू कमरे में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। पुष्पा जी ने अपने हाथ से पकाए स्वादिष्ट व्यंजन डोंगे में पलटे तो डिम्पल ने मेज पहुंच दी। तभी शोर मचाता हुआ विशाल कमरे में घुसा। हाथ में बड़ा सा केक का डब्बा था। आते ही उसने म्यूजिक सिस्टम चला दिया और माँ के गले में बाहें डालकर बोला, माँ जन्मदिन मुबारक हो। पुष्पा जी का मन हर्ष से भर उठा कि इसका मतलब विशाल को याद था। मेज पर केक सजा था, साथ में मोमबत्तियां भी जल रही थीं। कपिल और अंजू के हाथों में खूबसूरत गिफ्ट पैक थे। यही नहीं, एक फूलों का बुके भी था। पुष्पा जी अनमनी सी आकर सबके बीच बैठ गईं। उनकी पोती कृति ने कूदते फांदते सारे पैकेट खोल डाले थे। यह देखिए माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। यह नॉन स्टिक कुकवेयर सेट है। इसमें कम घी तेल में कुछ भी पका सकती हैं आप। अंजू ने दूसरा पैकेट खोला, फिर बेहद विनम्र स्वर में बोली, और यह है जूसर अटैचमेंट। मिक्सी तो हमारे पास है ही, इस अटैचमेंट से आपको बेहद सुविधा हो जाएगी। कुमार जी बोले, क्या बात है पुष्पा, बेटे बहू ने इतने महंगे उपहार दिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पति की बात सुनकर पुष्पा जी की आंखें नम हो गईं। ये उपहार एक गृहिणी के लिए हो सकते हैं, माँ के लिए हो सकते हैं, पर पुष्पा जी के लिए नहीं हो सकते। आंसुओं को मुश्किल से रोककर वे वहीं बैठी रहीं। मन की गहराइयों में स्तब्धता छाती जा रही थी। सामने रखे उपहार उन्हें अपने नहीं लग रहे थे। मन में आया कि चीख कर कहें कि अपने उपहार वापस ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे ये सब। रात होते होते पुष्पा जी को अपना सिर भारी लगने लगा। हल्का हल्का सिरदर्द भी महसूस होने लगा था। कुमार जी रात का खाना खाने के बाद बाहर टहलने चले गए। बच्चे अपने अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। आसमान में धुंधला सा चांद निकल आया था। उसकी रोशनी पुष्पा जी को हौले से स्पर्श कर गई।
वे उठकर अपने कमरे में आकर आराम कुर्सी पर बैठ गईं। आंखें बंद करके अपने आप को एकाग्र करने का प्रयत्न कर रही थीं। तभी किसी ने माथे पर हल्के से स्पर्श किया और मीठे स्वर में पुकारा, माँ। चौंक कर पुष्पा जी ने आंखें खोलीं तो सामने डिम्पल को खड़ा पाया। यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बस यूं ही, धीरे से पुष्पा जी ने उत्तर दिया। डिम्पल थोड़ा संकोच से बोली, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ माँ। सभी ने आपको इतने सुंदर सुंदर उपहार दिए, आप माँ हैं सबकी। परंतु यह उपहार मैं माँ के लिए नहीं, पुष्पा जी के लिए लाई हूँ, जो कभी प्रसिद्ध सितार वादक रह चुकी हैं। वे कुछ बोली नहीं, हैरानी से डिम्पल का चेहरा निहारती रह गईं। डिम्पल ने साहस बटोर कर पूछा, माँ, मेरा यह छोटा सा उपहार आपको पसंद तो आया ना? डिम्पल के यह पूछने पर चिहुक उठी थी पुष्पा जी। उनके इस धीर गंभीर अंतर्मुखी रूप को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि वे कभी सितार भी बजाया करती थीं, सुंदर कविताएं और कहानियां लिखा करती थीं। उनकी योग्यता का मानदंड तो रसोई में खाना पकाने, घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने तक ही सीमित रह गया था। फिर डिम्पल को इस विषय की जानकारी कहाँ से मिली? इसने उनके मन में क्या-क्या घुमड़ रहा है, कैसे जान लिया? हाँ, मुझे मालूम है कि आप एक अच्छी सितार वादक हैं। लिखना, चित्रकारी करना आपका शौक है। पुष्पा जी सोच में पड़ गई थीं कि जिस पुष्पा जी की बात डिम्पल कर रही है, उस पुष्पा को तो वे खुद भी भूल चुकी हैं। अब तो खाना पकाना, घर को सुव्यवस्थित रखना, बच्चों के टिफिन तैयार करना, बस यही काम उनकी दिनचर्या के अभिन्न अंग बन गए हैं। डिग्री धूल चाटने लगी है। फिर बोली, तुम्हें कैसे मालूम ये सब? मालूम कैसे नहीं होगा, बचपन से ही तो सुनती आई हूँ। मेरी माँ, जो आपके साथ पढ़ती थी कभी, बहुत प्रशंसा करती थी आपकी। कौन, मीरा? पुष्पा जी ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया। यही नाम तो लिखा था बायोडाटा में। बचपन में दोनों एक साथ पढ़ी, एक साथ ही ग्रेजुएशन भी किया। पुष्पा जी की शादी पहले हो गई थी, इसलिए मीरा के विवाह में नहीं जा पाई थीं। फिर घर गृहस्थी के दायित्वों के निर्वहन में ऐसी उलझीं कि उलझती ही चली गईं। धीरे धीरे बचपन की यादें धूमिल पड़ती चली गईं। डिम्पल के बायोडाटा पर मीरा का नाम देखकर उन्होंने तो यही सोचा था कि होगी कोई दूसरी मीरा। कहाँ जानती थीं कि डिम्पल उनकी घनिष्ठ मित्र मीरा की बेटी है। बारात में भी गई नहीं थी, जाती तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिल जाती उन्हें। बस इतना जान पाई थी कि पिछले माह कैंसर रोग से मीरा की मृत्यु हो गई थी। डिम्पल अब भी कह रही थी, ठीक ही तो कहती थी माँ, कि हमारे साथ पुष्पा नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वह जितनी सुंदर, उतनी ही होनहार और प्रतिभाशाली भी थी। मैं चाहती हूँ तुम भी बिल्कुल वैसी ही बनो, मेरी सहेली पुष्पा जैसी। पुष्पा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था उनकी नहीं, किसी दूसरी ही पुष्पा की प्रशंसा की जा रही है। लेकिन सच को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता। कानों में डिम्पल के शब्द अब भी गूंज रहे थे, तो वह पुष्पा अभी भी खोई नहीं है। कहीं न कहीं उसका वजूद अब भी है। पुष्पा जी का मन भर आया। शायद उनका अचेतन मन यही उपहार चाहता था। फिर भी तसल्ली के लिए पूछ लिया था उन्होंने, और क्या कहती थी तुम्हारी माँ? यही कि तुझे गर्व होना चाहिए, जो तुझे पुष्पा जैसी सास मिली। तुझे बहुत अच्छी ससुराल मिली है, तू बहुत खुश रहेगी। तुझे बहुत अच्छी ससुराल मिली है, तू बहुत खुश रहेगी। माँ, सच कहूँ तो मुझे विशाल से पहले आपसे मिलने की उत्सुकता थी। पहले क्यों नहीं बताया? डिम्पल की आंखों में झांक कर पुष्पा जी ने हंसकर पूछा। कैसे बताती? मैं तो आपके इस धीर गंभीर रूप में उस चंचल हंसमुख पुष्पा को ही ढूंढती रही इतने दिन। अब वह पुष्पा कहाँ रही डिम्पल? कब की पीछे छूट गई। सारा जीवन यूं ही निरर्थक बीत गया। न कोई चित्र बनाया, न ही कोई धुन बजाई। धुन बजाना तो दूर, सितार के तारों को छेड़ा तक नहीं मैंने। कौन कहता है आपका जीवन यूं ही बीत गया माँ? डिम्पल ने प्यार से पुष्पा जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। आपका यह सजीव घर संसार किसी भी धुन से ज्यादा सुंदर है, मुखर है, जीवंत है। घर तो सभी का होता है, पुष्पा जी धीरे से बोली। इसमें मेरा क्या योगदान है? आपका ही तो योगदान है माँ। इस परिवार की बुलंद इमारत आपकी ही त्याग और बलिदान की नींव पर टिकी है। अभिभूत हो गईं पुष्पा जी, मंत्रमुग्ध हो गईं कि कौन कहता है भावुकता में निर्णय नहीं लेना चाहिए।
उन्हें तो उनकी भावुकता ने ही डिम्पल जैसा दुर्लभ रत्न थमा दिया। यदि डिम्पल न होती तो क्या बरसों पहले छूट गई पुष्पा को फिर से पा सकती थी। उसके लिए सितार को उन्होंने ममता से सहलाया, जैसे बचपन के किसी संगी साथी को सहला रही हो। उन्हें लगा कि आज सही अर्थों में उनका जन्मदिन है। बड़े प्रेम से उन्होंने दोनों हाथों से सितार उठाया और सितार के तार एक बार फिर बरसों बाद झंकार से भर उठे। लग रहा था जैसे पुष्पा जी की उंगलियां तो कभी सितार को भूली ही नहीं थीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।